नमस्कार दोस्तों, द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन 23 अप्रैल 2020 में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे हम कल के प्रश्नों के साथ। तो कल के प्रश्न कुछ इस प्रकार थे। सबसे पहला प्रश्न था सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो हमने डिस्कस किया था कल ये जो है आपका वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। वेस्ट टैक्सेस इंटरमीडिएट WTI क्या है। ये अमेरिकी बाजार का कच्चा तेल है। ये वहाँ का बेंचमार्क क्रूड ऑयल है अमेरिकी बाजार का। क्वेश्चन नंबर 3, स्पार्टले व पार्सल द्वीप किस जलभाग में स्थित है। दक्षिण चीन सागर में, जिसमें चीन का जो है वहाँ के जो द्वीप देश है, जैसे आपका वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, ब्रुनई हो गया, इन सबसे विवाद है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, शेयर बाजार के संबंध में IPO या सार्वजनिक प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं। तो ऑप्शन ए है, शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनी जब पहली बार अपने शेयर बाजार में आम ग्राहकों के लिए उतारती है। ऑप्शन बी है, जब कंपनी अपने वर्तमान शेयरधारकों को विशेष मूल्य पर शेयर देती है। तो ऑप्शन ए सही है। देखिए, ये जो था आपका IPO था, ये IPO था। और जो दूसरा ऑप्शन है, ये राइट्स इशू हमने डिस्कस किया था, राइट्स इशू था ये। तो ये ऑप्शन ही सही हो जाता है। हम चलेंगे आज के पेपर के पास, अपने आज के द हिंदू न्यूज़पेपर की तरफ। तो द हिंदू न्यूज़पेपर आज देखिए, सबसे पहली खबर है इसमें, अटैक्स ऑन हेल्थ वर्कर्स टू अट्रैक्ट अप टू 7 years इन प्रिजन। तो अभी ही जल्दी जो है यूनियन कैबिनेट ने एक, यानी कि राष्ट्रपति महोदय ने एक ऑर्डिनेंस जारी करने का फैसला किया है। अभी 1-2 दिन में ऑर्डिनेंस आ जाएगा। तो उसमें क्या होगा ऑर्डिनेंस में, पहले हम समझेंगे ऑर्डिनेंस क्या है। ऑर्डिनेंस एक ऐसी व्यवस्था है हमारे संविधान के अनुच्छेद 123 में और अनुच्छेद 213 में व्यवस्था है ऐसी संविधान की। जैसे अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि ऑर्डिनेंस जारी करेगा, और अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को यानी गवर्नर को अधिकार है कि वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ऑर्डिनेंस यानी हिंदी में इसको अध्यादेश बोलते हैं। जब कोई भी विधायिका यानी जो कानून बनाने वाली संस्था है केंद्र के मामले में, जैसे राज्यसभा लोकसभा है, जब विधायिका सत्र में नहीं होती है तो यानी कानून उस समय तात्कालिक नहीं बन सकता है। लेकिन अगर तत्काल रूप से किसी कानून की आवश्यकता है तो उसके लिए हमारे संविधान ने अध्यादेश या ऑर्डिनेंस का प्रावधान किया है। तो क्या होता है कि राष्ट्रपति आपातकाल में, आपात की स्थिति में, तत्काल स्थिति में राष्ट्रपति या गवर्नर कानून बना सकता है। इसे ही अध्यादेश बोलते हैं। देखिए, जब अध्यादेश बनाएगा इसकी समय सीमा 6 माह तक होती है, और इसको जारी रखने के लिए अप्रूवल की आवश्यकता होती है, यानी किसकी सहमति की। जैसे ही विधायिका जो है मिलती है, विधायिका की बैठक होती है, उसके 6 सप्ताह के भीतर इसको अप्रूवल की आवश्यकता होती है। और ये देखिए, ऑर्डिनेंस कैसे हटाया सकता है, ऑर्डिनेंस कैसे ख़त्म किया सकता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल अपनी मर्जी से भी इसको वापस बुला सकता है। दूसरी बात, जब बैठक होती है विधायिका का, वो भी वोटिंग करके इसको ख़त्म कर सकती है। ये चीज़ हो गया। और हमको ध्यान देना है ऑर्डिनेंस के माध्यम से यानी अध्यादेश के माध्यम से क्या क्या किए जा सकते हैं। देखिए, वो सारे कानून जो, जैसे अगर केंद्र के क्षेत्र में है तो जो भी केंद्रीय विधायिका है यानी राज्यसभा लोकसभा मिल के जो भी कानून बनाती है, वो सारे कानून बना सकती है। उन सारे अधिकारों पर इसका अधिकार क्षेत्र है, उन सारे विषयों पर। परंतु एक चीज़ ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस अध्यादेश के माध्यम से हम संविधान संशोधन नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ आपको गौर करने की आवश्यकता है। तो अध्यादेश आपको क्लियर हो गया होगा। ऑर्डिनेंस या अध्यादेश क्या है कि जब विधायिका हमारी सत्र में नहीं होती, उस समय अगर हमें तत्काल में किसी कानून की आवश्यकता हो तो राज्यपाल या राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो कानून बना सकता है। तो 1-2 दिन में ही एक अध्यादेश आएगा। उस अध्यादेश का विषय वस्तु क्या है हम इसको देखेंगे। तो अब जैसे हमने देखा है कि हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो भी हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, उन पे अटैक्स हो रहे हैं। तो अब उसमें ये रहेगा कि कोई भी अगर उनको अटैक करता है तो एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 के अंतर्गत उनको जो है 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना, या फिर एक्सट्रीम केसेस में 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो इससे क्या होगा, हमारे डॉक्टरों की, हमारे पुलिस मैंस की, इनकी सुरक्षा होगी, इन पे लोग आक्रमण नहीं कर सकेंगे, और इनको और बेहतर से काम करने का एक आज़ादी मिलेगी ताकि इनको हेल्पफुल रहे। ये थी ऑर्डिनेंस संबंधी न्यूज़। अगली न्यूज़ हम देखेंगे आपकी, ये सब लोकल न्यूज़ है। हाँ, तो अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है सेंट्रल विस्टा फॉर्मर टॉप ऑफिसर्स ऑफ MEA एक्सप्रेस कंसर्न। अब सेंट्रल विस्टा है क्या है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है कि जो हमारा नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक यानी जो पार्लियामेंट्री बिल्डिंग्स हैं और जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं न्यू दिल्ली में, तो उनका रिवाइवल हो रहा है। यानी कि उनको पुरानी जो बिल्डिंग है उनको बदल के एक संग्रहालय में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और नई बिल्डिंग बनाने का प्लान किया गया है। तो उसे सेंट्रल विस्टा कहा गया है। तो सेंट्रल विस्टा जो है आपका
देखिए इसके बारे में एक हम थोड़ा सा जानते हैं। ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी आवास मंत्रालय जो है उसके तहत ये काम होगा। इसका सेंट्रल विस्टा का नए निर्माण होगा। और HCP डिज़ाइन एक कंपनी है जिसने इसका निर्माण का जिसको टेंडर मिला है, जो डिज़ाइन देगी इसका। तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, अगर चाहें आप तो देख सकते हैं उस पर कैसे सेंट्रल विस्टा हमारा होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। HCP डिज़ाइन ने अपना एक मॉडल जारी किया, आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगली जानकारी है, देखिए आंगनबाड़ी वर्कर्स टू गो एक्स्ट्रा माइल। जो हमारी आंगनबाड़ी वर्कर्स है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, जैसे कि पंजाब में एक देखा गया है। तो चंडीगढ़ में कुछ आंगनबाड़ी वर्कर आप देख रहे होंगे, ये सब क्या कर रही हैं, अपने घर पर ही मास्क को सिल के और डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। तो काफ़ी अच्छी पहल है। 6 days सैलरी कट फॉर नेक्स्ट 5 months इन केरला। केरला ने निर्णय लिया है कि अगले 5 महीने तक प्रति माह सभी सरकारी कर्मचारियों की और जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी सरकारी कंपनियां हैं राज्य सरकार की, उनकी एक माह में 6 दिन की सैलरी कट हो जाएगी और उसका प्रयोग कोविड से लड़ने में किया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण जो है खबर तो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारा इस प्रसंग काफ़ी महत्वपूर्ण जाता है। इसमें बताया गया गोदावरी वाटर रीचेस सिड्डीपेट, यानी गोदावरी का जल जो है आगे बढ़ रहा है। तो हमको देखना है थोड़ा सा गोदावरी रिवर क्या है, गोदावरी नदी के बारे में। तो गोदावरी नदी क्या है, ये दक्षिण भारत की, इसे दक्षिण गंगा बोलते हैं, यानी दक्षिण भारत की गंगा जैसी है। ये दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल जो है ये कुल लगभग 1465 किलोमीटर दूरी तय करती है। हमको अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे ध्यान देना कि कहाँ से इसका उद्गम होता है। इसका उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर है, नासिक यानी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर नामक जगह से इसका उद्गम होता है। ये कहाँ कहाँ से ट्रैवल करती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। इसे बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं, दक्षिण गंगा कहते हैं, हमने देखा ही। अब इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है देखेंगे। तो इसकी देखिए जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो कुछ इस प्रकार है, यानी कि बाएं हाथ पे जो इनकी नदियाँ जो आगे मिलती हैं बाईं तरफ से, वो इस तरह हैं: दूधना, पूर्णा, पेनगंगा, प्राणहिता, वर्धा, वेनगंगा, सबरी और सेलेरू। जो दाहिने तरफ से इस नदी में अपना सहायक नदियाँ मिलती हैं वो है मंजीरा, एक महत्वपूर्ण नदी है। तो हमको इसमें ध्यान देना है कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है, त्र्यंबकेश्वर है, नासिक जिले में, महाराष्ट्र के। अगली न्यूज हमारी है, ये आर्टिकल है, इसके लिए एक अलग वीडियो आपको मिलेगी, चैनल पे अपलोड हो जाएगी। अगली न्यूज हमारी है, सेंटर कट्स नॉन यूरिया फर्टिलाइजर सब्सिडी। तो सेंटर ने जो यूरिया फर्टिलाइज़र के अलावा जो बाकी फर्टिलाइजर्स हैं, जैसे हमारा जैसे कि आपका नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र हो गया, पोटास हो गया, इन सब पे जो सब्सिडी है उसको कम कर दी है। तो सब्सिडी मतलब आप समझ रहे हैं छूट जो देती है सरकार। तो सब्सिडी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो सब्सिडी क्या होती है, जो भी छूट हमारी, जैसे यूरिया का मूल्य जितने में हम मिलता है उतने की मूल्य तो होते नहीं, आपको भी पता है। यूरिया का दाम लगभग उससे 2 गुना 3 गुना होता है। तो यानी बाकी जो दाम होता है कंपनियां जितने बेचती हैं उनका काफ़ी हिस्सा दाम तो सरकार पे कर देती है। तो जो हम किसानों को मिलता है यूरिया काफ़ी सस्ते दाम में मिलता है, तो इसी को सब्सिडी पे कहते हैं। तो हम देखेंगे कि जैसे हम जानते हैं जो सेंटर का बजट होता है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा सब्सिडी में चला जाता है, छूट में। तो सबसे ज़्यादा सब्सिडी सेंटर किस वस्तु पर देती है, फूड सब्सिडी देती है, खाने पे सबसे ज़्यादा सब्सिडी देती है। किस रूप में, जैसे हमने डिस्कस भी किया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो है राशन वितरण भी होता है, हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें देखिए क्या होता है, धान, गेहूं और मोटे अनाज, धान 3 रुपये प्रति किलोग्राम, गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम और मोटे अनाज 1 रुपये प्रति किलोग्राम। तो ये इतने में देती है, लेकिन आपको पता है इतने में नहीं मिलता है। तो बाकी का जो दाम होता है वो केंद्र सरकार अपना वहन करती है। तो इसीलिए फूड सब्सिडी का सबसे ज़्यादा मात्रा होता है। दूसरे नंबर पर पेट्रोलियम सब्सिडी आती है और तीसरे नंबर पर फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक सब्सिडी आती है। तो ये चीज़ हमको देखना है, कभी कभी प्रश्नों में पूछ लिया जाता है, जैसे आपको गलत स्टेटमेंट दे देंगे और बोल देंगे इनमें से कौन सा सही है। तो अगर दे दिए कि भारत में सब्सिडी में सबसे ज़्यादा योगदान फर्टिलाइज़र सब्सिडी का है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सब्सिडी यानी सबसे ज़्यादा छूट भारत सरकार फूड पे देती है, आपको पता होना चाहिए। अब इसमें एक और चीज़ है कि जैसे इसमें बताया है कि इस निर्णय को CCEA यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी आर्थिक मामलों पर जो कैबिनेट कमेटी बनी है उसने इसको अप्रूवल दिया है, संस्तुति दी है। तो हमको जानना है कैबिनेट कमेटी क्या होती है। देखिए कैबिनेट कमेटी क्या है, कैबिनेट यानी मंत्रियों का समूह होता है जो शासन प्रशासन यानी उसका कार्य संभालते हैं, देखते हैं, महत्वपूर्ण मंत्री इसमें होते हैं। तो अब ये कैबिनेट समिति क्या होती है, यानी कि जैसे
विभिन्न कार्य होते हैं, जैसे देश की सुरक्षा हो गया, आर्थिक मामले हो गए, राजनीतिक मामले हो गए, पार्लियामेंट्री संबंधी मामले हो गए। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए काम को विभिन्न विभिन्न भागों में बांट देते हैं। तो समितियां बना देते हैं, जैसे एक जो है समिति बन जाएगी, आपसे बोलेंगे कि आप सुरक्षा पे मामले देखेंगे, आप आर्थिक मामले देखेंगे, आप रक्षा मामले देखें, ऐसे से होगा। तो हम देखें तो कैबिनेट कमेटी बना दी जाती है। तो वर्तमान में 8 कैबिनेट कमेटियां बनाई गई, कैबिनेट समिति बनाई गई है सरकार द्वारा। अच्छा, आपको ये जानना है, थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि कैबिनेट समिति का कोई निश्चित निर्धारण नहीं है कि यानी इतनी समिति होनी चाहिए, ऐसा कहीं संविधान में लिखा नहीं है। यानी कि जितनी आवश्यकता हो सरकार अपनी कैबिनेट समितियां बना सकती है, अपने कार्यभार को सुचारू रूप से चलाने के लिए जितनी समितियां चाहे वो बना सकती है। तो देखिए, पिछली सरकार में यानी जो मोदी की गवर्नमेंट 1 थी, उसमें 6 समितियां थी, लेकिन वर्तमान में 2 समितियां बढ़ा दी गई हैं, अभी 8 समितियां हो गई हैं। तो हम देखेंगे कौन कौन सी कैबिनेट समितियां हैं वर्तमान में। सबसे पहले नियुक्ति समिति यानी अपॉइंटमेंट्स कमेटी है, इसके चेयरमैन को होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं। दूसरी है एकोमोडेशन कमेटी यानी आवास समिति, यानी कि रहने जो भी आवास संबंधी व्यवस्था होगी, आवास संबंधी कार्य होंगे, उनकी समिति, इसके चेयरमैन हमारे गृह मंत्री यानी अमित शाह जी हैं। तीसरी कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी, कैबिनेट कमेटी यानी इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA, जिसकी हमने अभी बात की, जिसने अभी नॉन यूरिया फर्टिलाइजर सब्सिडी को कम करने की बात की है। यानी कि आर्थिक मामलों की समिति, यानी जो भी आर्थिक निर्णय लिए जाएंगे वो आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति होगी उसके द्वारा संस्तुति के बाद ही उसको मत सत्यापित किया जाएगा। चौथी कमेटी है पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी, यानी कि जो भी संसदीय कार्यों की समिति, यानी कि जो संसद में क्या कार्य होना है, सरकार को क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या निर्णय संसदीय संबंधी रहेगा, तो वो एक समिति रहेगी। इसके मुखिया जो है वो है राजनाथ सिंह। और फिर 5वीं है राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति, इसके मुखिया प्रधानमंत्री जी हैं। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति, इसके भी मुखिया प्रधानमंत्री जी हैं। इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ की जो कमेटी है उसके भी मुखिया प्रधानमंत्री जी हैं। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट यानी कि रोजगार एवं कौशल विकास, इसका भी जो रहेगा, इसके समिति के अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर जी हैं। तो आपको ये चीज़ जानना है मेनली कि कैबिनेट समितियां क्या होती हैं। ये संविधान के अंतर्गत नहीं है, ये एक शासन प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपस में काम को बांट लेते हैं, वही है कैबिनेट समिति। और इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं होती है कितनी कैबिनेट समितियाँ होंगी। अगली न्यूज़ हम देखेंगे तो हमारी देखिए, ये एक देखिए चित्र बना है इसमें, टुगेदर वी विल फाइट विद कोरोना, एक चित्र बना है, देखो सैंड आर्ट बनी है। तो इससे आपको थोड़ा जानना होगा सैंड आर्ट के बारे में, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि हमारे देश के सबसे प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट का नाम क्या है, जो ऐसे जो रेत पे कला बनाते हैं। तो आपको हम कमेंट बॉक्स में इसको बताना है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग भी कमेंट करिएगा। सुदर्शन पटनायक जी जो उड़ीसा के हैं, आपने सुना होगा, वो हैं, बहुत अच्छे सैंड आर्टिस्ट हैं। अगली न्यूज़ हमारी है डोंट डिपोर्ट फॉरेनर्स विद तबलीगी लिंक सेंटर। सेंटर ने नोटिफिकेशन जारी की है कि जो भी विदेशी तबलीगी जमात में आके शामिल होते हैं उनको अभी देश से बाहर मत भेजा जाए, यानी जांच होगी, पूरी जांच के बाद ही उनको भेजा जाए। अगली न्यूज़ है इंडियन टेस्ट किट्स मस्ट फॉर रिलायबिलिटी। तो जैसे कि हमने कल न्यूज़ पढ़ा था कि जो चाइना से लगभग 6 लाख किट आई थी उसमें काफ़ी फॉल्ट पाई गई थी, यानी वो सही टेस्ट रिपोर्ट नहीं दे रही थी। तो अब उसको क्या है, पहले राजस्थान सरकार ने इसको टेस्टिंग बंद कर दी थी, फिर ICMR ने, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने भी उसका प्रयोग करने से मना कर दिया, कि आप सबको मना कर दिया कि आप लोग प्रयोग मत करिए, विश्वसनीय नहीं है। तो अब ये न्यूज़ आ रही है कि जो हमारी इंडियन एजेंसीज हैं, इंडियन फार्मास्यूटिकल एजेंसीज हैं, इंडियन मेडिकल कंपनीज हैं, उनसे निवेदन किया जाए कि वो जल्दी टेस्ट किट बनाएं और उनकी टेस्ट किटों को वेरीफाई कर दी जाए, ताकि अच्छी गुणवत्ता की टेस्ट किटें उपलब्ध हो सकें। ये न्यूज़ थी हमारी। अगली न्यूज़ है स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी राइज एमिड पैंडेमिक। इस महामारी के समय में देखिए तनाव और समस्याएं बढ़ रही हैं। तो हम देखें कौन कौन से तनाव, किस प्रकार की समस्याएं बढ़ रही हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी लॉकडाउन है तो लगभग सभी अब लोग अपने घरों में रह रहे हैं। तो उससे क्या है कि जैसे सबसे ज़्यादा प्रभावित इसमें गरीब और बेरोजगार व्यक्ति है। भाई उनके पास आय का साधन नहीं है, तो सबसे बड़ी समस्या है। अगले दिन के जो है रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण समस्या उन लोगों के लिए भी है जो सोशल इशू से, जो सामाजिक मुद्दों से प्रभावित हैं। जैसे कि मान लो कोई भी चीज़ हो गया, जैसे मेंटली इल है, मेंटल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और कुछ उन लोगों को भी वो समस्या है जिनको कोविड इन्फेक्शन हो गया है, तो उनको डर है, हम कहीं मर तो नहीं जाएंगे, हमारा क्या होगा, हमारा इलाज हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो उन लोग भी काफ़ी पैनिक होते हैं। और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो हमारे आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गई, नर्सेज हो गए, सफाई कर्मचारी हो गई, आशा हो गई। तो ये सब जो आगे काम कर रहे हैं इनको भी डर है कहीं हमको इन्फेक्शन ना हो जाए, मतलब ये डर में दबे हुए हैं।
तो ये चीज़ बताया जा रहा है, रिपोर्ट बता रही है कि ये सभी एंग्जाइटी का मतलब और भी चांसेस बढ़ रहे हैं। तो लोगों को आपस में कोऑपरेट करके एक दूसरे को हिम्मत बंधा के इस समस्या से लड़ने की आवश्यकता है। नो डिसीजन ऑन अमरनाथ यात्रा येट से श्राइन बोर्ड। तो जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड है, अमरनाथ के बारे में हमको थोड़ा जानना पड़ेगा। तो उसने बोला कि अभी अमरनाथ यात्रा शुरू करने का कोई इरादा नहीं है, श्राइन बोर्ड ने बोला है। तो अमरनाथ के बारे में थोड़ा जानना होगा। ये क्या है? ये आपका अमरनाथ जो है जम्मू कश्मीर में एक गुफा है, अमरनाथ गुफा। तो यहाँ माना जाता है कि यहाँ लॉर्ड शिवा का, यानी कि शिव भगवान का, हिंदू माइथोलॉजी में जो हिंदू रिलीजन के जो शिव गॉड शिव हैं, वो उनका यहाँ पर निवास है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। तो इसको वहीं पे ये लोग हिंदू जो श्रद्धालु वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं। तो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बात इससे संबंधित ये है कि इसका अमरनाथ का जो स्थल है, ये कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में इसका जो है उल्लेख पाया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो अमरनाथ जो है स्थल है, इसका कल्हड़ की राजतरंगिणी रचना में भी इसका उल्लेख पाया जाता है। ये चीज़ आपको ऐतिहासिक रूप में देखना है। अगली न्यूज़ हमारी है, देखिए अब अंतर्राष्ट्रीय जगत की न्यूज़ है। देखिए इसमें बताया गया है जर्मनी टू टेस्ट वैक्सीन, जर्मनी एक नई वैक्सीन फाइनल टेस्ट करने का आदेश दे दिया है। एमिड पैंडेमिक क्राइसिस प्रेसिडेंट रिटर्न्स टू हिज फेवरेट एजेंडा। तो ये यूएसए की न्यूज़ है। तो जो प्रेसिडेंट हैं यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपने फेवरेट एजेंडे को जो है फिर से शुरू कर दिया है। देखिए वो क्या कहते हैं कि अमेरिका फॉर अमेरिकन्स, यानी अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, यानी हम जो भी चीज़ें करेंगे हम उसमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता अमेरिकन्स को देंगे। तो इन्होंने फिर कहा है कि जैसे अभी देखिए लॉकडाउन हो गया है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो भी है, आर्थिक गतिविधियां सभी बैंड हो चुकी हैं, तो बहुत सारे रोज़गार ख़त्म हो चुके हैं। तो इन्होंने अभी नया, कल देखा हमने डिस्कस भी किया था कि जो ग्रीन कार्ड्स हैं और जो वर्क वीज़ा है उनको सस्पेंड कर दिया। यानी कि ग्रीन कार्ड्स क्या थे, हमको पता है कि जो परमानेंट रेजिडेंट का जो है प्रूफ होता है कि नहीं आप कोई जो आया है बाहरी व्यक्ति अमेरिका में, वो परमानेंटली रह सकता है, तो उसको बैन कर दिया है। और वर्क वीज़ा यानी कार्य करने के लिए जो वीज़ा लेके आए हैं उनको भी बैन कर दिया है। तो इन्होंने कहा है कि हम जैसे ही हमारी इकोनॉमी रिकवर करती है, सबसे पहले हम अमेरिकन को रोजगार देंगे। तो ये वो बात कही है, इनका पेट एजेंडा है, ये चीज़ था। अगली न्यूज़ है ग्लोबल रेमिटेंसेस विल सी अ शार्प फॉल। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि जो वैश्विक रेमिटेंसेस हैं उनमें काफ़ी गिरावट पाई जाएगी। अब रेमिटेंस क्या होती है आपको जानने की आवश्यकता है। रेमिट मतलब होता है देना। जैसे कि समझिए, मान ले हम लोग यहाँ के भारत के नागरिक हैं, हमारे चाचा मामा दादा कोई भी, यानी हमारे सगे संबंधी, मान लीजिए कि गल्फ़ कंट्रीज में यानी खाड़ी देश में रह रहे हैं, मान लीजिए आप सऊदी अरबिया में रहते हैं, तो जो भी वो लोग कमाते हैं पैसा, तो वो हमको पैसा घर पे भेजते हैं। तो जो पैसा भेजते हैं उसको रेमिटेंस बोलते हैं, यानी उन्होंने वहाँ से दिया है, यानी दूसरे देश से दिया है, तो ये रेमिटेंस है। तो बोल रहा है कि वैश्विक रेमिटेंसेज में काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी, विश्व बैंक ने कहा है। जाहिर सी बात है, क्योंकि भाई आर्थिक गतिविधियाँ प्रभावित है, जो लोग वहाँ पर हैं वो इनकम थोड़ी उनकी है, ये चीज़ है। तो इसमें बताएं कि जैसे पिछले साल लगभग 83 बिलियन डॉलर रुपए भारत में आए थे, लेकिन इस साल 23% लगभग गिरावट होगी। और आंकड़े इनके हिसाब से, विश्व बैंक के आंकड़े बता रहे हैं कि 64 बिलियन डॉलर से ज़्यादा नहीं पाएंगे। तो देखिए एक महत्वपूर्ण चीज़ और आपको जानना है कि विश्व बैंक क्या है। हमने पहले भी डिस्कस किया है इसके बारे में। विश्व बैंक एक ब्रेटन वुड व्यवस्था के अंतर्गत बनी है। ब्रेटन वुड व्यवस्था के अंतर्गत बनी दूसरी संस्था कौन सी थी? IMF थी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये पहली संस्था है विश्व बैंक की। 1944 में इसका गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मैलपास। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मैलपास। और देखिए विश्व बैंक क्या है? विश्व बैंक समूह है एक, उस समूह में 5 संस्थाएं हैं। देखिए 5 संस्थाएं कौन सी? IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड रीडेवलपमेंट, IBRD। दूसरी है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तीसरी संस्था है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी IFC। चौथी संस्था है MIGA, मीगा यानी मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। पांचवी संस्था ICSID यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो ये 5 संस्थाएं हैं, तो इनको विश्व बैंक समूह कहा जाता है। लेकिन जो विश्व बैंक होती है, विश्व बैंक इन विश्व बैंक समूह की 5 संस्थाओं में से जो ऊपरी की पहली दोनों संस्थाएं हैं उनको विश्व बैंक कहा जाता है, यानी IBRD और IDA को मिला कर विश्व बैंक कहा जाता है। जबकि विश्व बैंक समूह में ये 5 संस्थाएं आती हैं। एक चीज़ गौर करना है, भारत इन सभी विश्व बैंक समूह
के संस्थाओं का सदस्य है सिवाय एक के। कौन सी है वो? ICSID यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स जो संस्था है, इसका सदस्य भारत नहीं है। ये चीज़ आपको गौर करना है। एक बार और आपको मैं बता दूं, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी विश्व बैंक की, और इसके अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम। फेसबुक जियो टू वर्क ऑन मेजर प्रोजेक्ट्स। तो फेसबुक ने अभी देखिए 43,574 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जियो में किया है। तो देखिए इस समय आर्थिक गतिविधि इतनी गिरी हुई है, इतनी गिर चुकी है, उसके बावजूद फेसबुक ने जो है जियो में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। तो इससे हमारे शेयर मार्केट में भी थोड़ा सा उछाल देखने को मिला है, यानी कि सेंसेक्स जो है 2.4% में सेंसेक्स की बढ़ोतरी हुई है। तो ये थोड़ा सा सकारात्मक चीज़ है, अच्छी चीज़ है। ये था। अगली न्यूज़ है हमारी, ट्राई इनवाइट्स कमेंट्स ऑन SUC रिव्यू। ट्राई क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी टेलीकम्युनिकेशन जो भी सेवाएं हैं उनको रेगुलेट करने की अथॉरिटी है भारत में, इसको ट्राई बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इसने क्या किया है, बताया है कि अभी हम स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस के बारे में इसको एसेस कर रहे हैं, और हम बताएंगे कैसे आगे क्या करना है। हमको जानना है स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए जियो है, तो जियो ने जो हम जो भी डाटा का प्रयोग करते हैं, इंटरनेट प्रयोग करते हैं, सैटेलाइट के माध्यम से होता है। तो इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च की, तो जो इसरो यानी है वो तो गवर्नमेंट एजेंसी है। तो गवर्नमेंट ने जो सैटेलाइट लॉन्च की है, जो व्यवस्था दी है, उसमें स्पेक्ट्रम होते हैं। स्पेक्ट्रम यानी कि इस जो किरण जो भी कम्युनिकेशन होगा उस स्पेक्ट्रम के माध्यम से होगा। तो क्या करती है वो, जियो को, एयरटेल को, वोडाफोन को, ऐसे सारी कंपनियों को स्पेक्ट्रम राइट्स बेचती है गवर्नमेंट। जैसे आपने सुना होगा 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, तो वो स्पेक्ट्रम का ही ऐसा था। तो यानी स्पेक्ट्रम राइट्स बेचती है कि आप यानी इतने से इतने के बीच में स्पेक्ट्रम प्रयोग करिए अपनी सेवाएं देने के लिए। तो जो वो स्पेक्ट्रम उनको बेचा जाता है, मान लीजिए जियो को स्पेक्ट्रम बेचा गया है 2000 हर्ट्ज से 4000 हर्ट्ज के बीच में, तो उनके प्रयोग करने के लिए कुछ शुल्क लगता है, तो उसे ही स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस बोलते हैं। तो ट्राई आपको ध्यान देने का होता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये है ट्राई। अगली न्यूज़ देखिए हमारी है, JNTBGRI यानी जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को देखिए क्या है, इंडिया इनिशिएटिव ऑन अर्थ बायोजेनिक सीक्वेंसिंग का इनिशिएटिव दिया गया है। यानी ये क्या है, यानी कि जो भारत में लगभग 1000 जीवों को, प्लांट्स और एनिमल्स के 1000 जीवों को इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। इसके द्वारा कौन सी बॉडी करेगी, देखिए एक इंस्टीट्यूट है जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारत के लगभग 1000 जीव एवं जंतुओं की जीनोम सीक्वेंसिंग करेगी। जीनोम क्या होता है? जीनोम क्या है? सेट ऑफ जीन्स होता है। जीन्स क्या है? हमारे जो भी लक्षण हैं, जैसे हमारी नाक कैसी होगी, हमारे बाल काले होंगे कि हमारे बाल भूरे होंगे, हमारी आँख जो पुतली है वो काली होगी कि भूरी होगी, हमारी 5 उंगलियां होंगी कि 6 उंगलियां होंगी, जो भी हमारे सब लक्षण है वो जीन की वजह से होते हैं। और जीन का जो समूह होता है इसे जीनोम बोलते हैं। यानी पूरी बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमारे जीन पर डिपेंडेंट है। यानी कि अगर हम जीनोम सीक्वेंसिंग कर लें तो हमारी बॉडी, जैसे हमारा रंग काला क्यों है या हमारा रंग गोरा क्यों है, तो ये हमें पता चल जाएगा। हमारे बाल घुंघराले हैं सीधे हैं, ये हमें पता चल जाएगा। यानी तो इससे क्या है, इससे और भी फ़ायदे हैं। अगर हमें किसी जीव के बारे में, उसके जीन के बारे में पता चल जाता है, तो मान लीजिए कोई समस्या है, कोई बीमारी है, उसको ठीक कर सकते हैं। या जैसे कि अगर देखिए किसी की मान लीजिए कोई डिफॉर्मिटीज़ आ गई हैं, तो जीन से ही पता चल जाएंगी और उसमें अच्छी मेडिसिन बनाई जा सकती हैं। तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, इंडिया इनिशिएटिव ऑन अर्थ बायोजेनम सीक्वेंसिंग इसे बोलते हैं। ये देखिए वैश्विक एक तैयारी चल रही है, एक वैश्विक जो है इनिशिएटिव चल रहा है, अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट इसे बोलते हैं। उसी के अंतर्गत ये चल रहा है, ये जो हमारी इंडिया का जीनोम प्रोजेक्ट है। अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। देखिए ये क्या है, एक ऐसी ये जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए व्यवस्था की गई है। इसमें जो भी हमारे यूकैरियोटिक यानी सुकेंद्रिक जीव हैं, सुकेंद्रिक जीव क्या है, जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, ऐसे जीव जिनमें केंद्रक का पूर्ण रूप से विकास हो चुका है। तो यानी विश्व के जितने सभी सुकेंद्रिक जीव हैं उनका अगले 10 साल में जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। ये है अर्थ बायोजीनियम प्रोजेक्ट। तो उसी के अंतर्गत जैसे सब देशों को छोटा छोटा टारगेट दे दिया गया है, तो उसी टारगेट के अनुरूप भारत भी अपना काम कर रहा है इंडिया इनिशिएटिव ऑन अर्थ बायोजीनियम सीक्वेंसिंग के अंतर्गत। आपको फिर से एक बार बता दूं, अर्थ बायोजीनियम प्रोजेक्ट ये क्या है, विश्व भर के सभी जीव जंतुओं के जो भी सुकेंद्रिक जीव जंतु यानी जिनका केंद्रक वेल डेवलप्ड है उनका जीनोम सीक्वेंसिंग। अब हम डिस्कस करेंगे जो हमने आज भी चर्चा की उनसे संबंधित प्रश्नों की।
आपको इन प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अध्यादेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में वर्णित है। यह केवल राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जा सकता है। इसके द्वारा संविधान संशोधन भी किया जा सकता है। तो आपको सही उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? त्र्यंबकेश्वर पर्वत, महाबलेश्वर चोटी, नंदा देवी पर्वत, अमरकंटक पठार। क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्थ बायोजेनियम प्रोजेक्ट क्या है? पृथ्वी के समस्त जीवों के जीन की डिकोडिंग, पृथ्वी के समस्त सुकेंद्रिक जीवों की जीन की डिकोडिंग, केवल जंतु जीनों की डिकोडिंग, केवल वनस्पति जीनों की डिकोडिंग। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, डेविड मैलपास, गीता गोपीनाथ, बान की मून। तो ये था आज का डिस्कशन। कमेंट बॉक्स आपको उत्तर में देना है। अगर आप कुछ और चीज़ें आपको लगता है उसको डिस्कस करना चाहिए जो महत्वपूर्ण है तैयारी की दृष्टि से, आप बताएंगे तो हम उसकी अलग से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे।